हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री की बुक की यूनिट सेकंड का पार्ट सेकंड करने वाले हैं। तो हमने यूनिट सेकंड का जो पार्ट वन है वो हमने कंप्लीट कवर करा है हमारे फर्स्ट पार्ट में। अब हम जो सेकंड पार्ट है वो करेंगे। तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि किस प्रकार से जो बंगाल था वो मुगल एम्पायर से इंडिपेंडेंट स्टेट बनता है और बाद में किस प्रकार से ब्रिटिश आते हैं और किस प्रकार से बंगाल पर अपना कंट्रोल करते हैं। ये हमने पार्ट वन में देख लिया था। अब सेकंड जो पार्ट है उसमें हम रीड करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो एक मैसूर था, साउथ इंडिया, हमारे जो इंडिया का साउथ पोर्शन है वहाँ पर मैसूर जो जगह है वहाँ पर एक किंगडम था, तो वो अच्छी तरीके से अपना कंट्रोल करा हुआ था मैसूर पर। तो किस प्रकार से ब्रिटिश आते हैं और मैसूर पर अपना कंट्रोल करते हैं, ये सब हम पार्ट सेकंड में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले क्या है, हम मैसूर का जो बैकग्राउंड है वो देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और मैसूर पर अपना कंट्रोल करती है। तो हम मैसूर का पहले बैकग्राउंड देखेंगे, ठीक है। इन 1612 में क्या होता है, एक हिंदू किंगडम, एक हिंदू साम्राज्य होता है। क्या उस साम्राज्य का नाम, वोडियार। तो वोडियार जो साम्राज्य होता है एक हिंदू, वो क्या होता है मैसूर पर अपना कंट्रोल करते हैं और अच्छा वाला साम्राज्य चल रहा होता है। लेकिन क्या होता है 1734 से लेकर 1766 के जो बीच का टाइम पीरियड होता है वहां पर कौन राजा बनते हैं, चक्का कृष्णराज सेकंड बनते हैं। तो वो राजा बनते हैं तो क्या होता है, जो मैसूर जो किंगडम होता है वहाँ का जो साम्राज्य होता है बहुत मतलब जो होता है ना कमजोर, वीक हो जाता है। तो इसका फायदा कौन उठाते हैं, हैदर अली। हैदर अली कौन थे ये देखते हैं। तो हैदर अली कौन थे, एक उनकी जो वोडियार सोल्जर थे। एक वोडियार में एक जो वोडियार जो हिंदू किंगडम था उसमें एक सोल्जर थे, एक आर्मी में काम करते थे वो, ठीक है। तो वो सारा फायदा देखते हैं कि किस प्रकार से राजा तो अच्छी तरीके से साम्राज्य नहीं चला रहा, अब मेरा फायदा है कि मैं क्या करूं, चक्का कृष्णराज सेकंड को हटाऊं और मैं खुद एक राजा बनूं। क्योंकि जो हैदर अली थे ये मिलिट्री में अच्छी तरीके से काम करते थे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो स्किल है, साम्राज्य को किस तरीके से चलाना उन्हें अच्छी तरीके से आता था, मिलिट्री में किस तरीके का काम करना है ये सब कुछ उन्हें वो सब कुछ आता था। डेट्स वाई क्या करते हैं, हैदर अली चक्का कृष्णराज सेकंड को नाम मात्र के राजा बनाते हैं और आप सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। जिस प्रकार इंडिया के अंदर क्या है, हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट होते हैं, नाम मात्र के प्रेसिडेंट होते हैं, उनके हाथ में कोई भी कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो उनके नीचे होते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके हाथ में पूरा कंट्रोल होता है। तो उसी तरीके से चक्का कृष्णराज सेकंड है वो राजा तो बने रहते हैं लेकिन असली जो पावर होती है हैदर अली के हाथ में होती है, ठीक है। समझ आ गया कि हैदर अली क्या करते हैं, उन्हें 1761 में हैदर अली उन्हें हटा देते हैं और आप मतलब पूरा कंट्रोल है अपने हाथ में ले लेते हैं, ठीक है। तो हैदर अली क्या करते हैं, एक डिंडीगुल जो आज का तमिलनाडु है ना, तो वहाँ पर एक जगह थी डिंडीगुल करके, वहाँ पर क्या करते हैं वो वहाँ पर एक फैक्ट्री लगाते। फैक्ट्री किस चीज़ की, जो गन पाउडर होता है उस चीज़ के लगाते। क्योंकि जब हैदर अली किंग बनते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है, उनके आसपास के जो क्षेत्र है जैसे मराठा है, निजाम जो हैदराबाद, आने वाले चैप्टर में हम इन्हें भी रीड करेंगे, ठीक है। जो मराठा होते हैं हैदराबाद के जो निजाम होते हैं वो उन पर लगातार मैसूर पर आक्रमण कर रहे थे। तो हैदर अली को तो डर था कभी मेरी जो टेरिटरी है वो मराठा या निजाम हड़प ना ले, इसलिए वो जो गन पाउडर है उनकी फैक्ट्री लगाते डिंडीगुल में, तो वहाँ पर अपना कंट्रोल करने के लिए बेसिकली, ठीक है। तो ये सारा बेसिकली आपको नॉर्मली सी बात मुझे इस पार्ट में ये बतानी थी कि जो वोडियार एक किंगडम है वो हेड थे, लेकिन हैदर अली किस तरीके से ओवरथ्रो करते हैं कृष्णराज सेकंड को और आप हेड बन जाते हैं, डी फैक्टो रूलर बन जाते हैं। मतलब रियल हेड कौन होते हैं, हैदर अली, लेकिन वैसे चक्का कृष्णराज सेकंड भी राजा होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको ये जानना था इस वाले पार्ट से, ठीक है। अब हमें इस चैप्टर में क्या जानना है कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किस तरीके से मैसूर पर अपना कंट्रोल करती है। तो बेसिकली हमें मैसूर में 4 लड़ाइयाँ देखेंगे। जो 4 लड़ाइयाँ होती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की और हैदर अली के बीच में लड़ाई होती है, मतलब मैसूर के साथ लड़ाई होती है। 4 लड़ाई होती है बेसिकली, एक एक करके अच्छी तरीके से जानेंगे। जो लास्ट जो वॉर होता है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है, उसमें किस तरीके से जो मैसूर है वो बुरी तरीके से हार जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कंट्रोल कर देती है मैसूर पर। ये सारी चीज़ें हमें जाननी है, ठीक है। अब हम फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मतलब जो ब्रिटिश होते हैं उन्हें, और मैसूर की लड़ाई होती है पहली। तो ये पहली जो लड़ाई होती है किस तरीके से होती है ये देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था मराठा और निजाम
ही खतरा लगता था मैसूर को। लेकिन हैदर अली को पता चलता है कि जो साउथ इंडिया के जो पोर्शन है, जो बंगाल, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था ना कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना कंट्रोल कर लिया, तो हैदर अली को पता चल गया था कि ईस्ट इंडिया का कंपनी है जो उसका इन्फ्लुएंस है वो साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। इसलिए हैदर अली किस पर आक्रमण कर देते, ईस्ट इंडिया कंपनी पे कर देते। वहीं ब्रिटिश भी क्या चाहते थे कि हम अपनी और टेरिटरी एक्सपेंड करें, क्योंकि उन्होंने बंगाल को जीत लिया, वो चाहते थे कि मैं किसको और हटा दूं, मैसूर को और हटा दूं। इसलिए ब्रिटिश किस पे आक्रमण करते हैं, हैदर अली पर। हैदर अली किस पे आक्रमण करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी पे। तो इस प्रकार से फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होती है। ठीक है, तो ये तीन होते ईस्ट इंडिया कंपनी, निजाम और मराठा मिलते, क्योंकि निजाम और मराठा पहले से एनिमी है मैसूर के। ये तीनों अलायंस बनाते और मैसूर पर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, ये स्ट्रगल 18 महीने तक ऐसे ही चलता रहता, कोई इसका नतीजा नहीं निकलता। ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर पर आक्रमण करते और मैसूर किन पे, इन तीनों पर आक्रमण करता। ठीक है, तो कोई नतीजा नहीं निकलता 18 महीने तक। लेकिन क्या करते हैं, जो हैदर अली थे वो बहुत ज़्यादा चालाक थे। उन्हें पता था कि मुझे कुछ अलग करना है, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से पूरी अच्छी तरीके से भाग जाएगी। तो हैदर अली क्या करते हैं, क्योंकि जो लड़ाई है मैसूर में चल रही है, लेकिन हैदर अली एकदम से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक जगह होती है मद्रास, वहां पर आक्रमण कर देते हैं। तो मद्रास पर हैदर अली जाकर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन वॉर कहाँ पर चली हुई है, मैसूर में। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि हैदर अली क्या करेंगे, मद्रास में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह थी वहां पर जाके आक्रमण कर देंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पर समझ आती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो क्या बोलती है कि हम एक ट्रीटी कर ले, एक संधि कर ले, कुछ बातें आप हमारी मान लो, कुछ हम मान लेंगे। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है ये इस तरीके से टल जाता है, कुछ नतीजा नहीं निकलता। लेकिन इसके बाद एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो ट्रीटी मतलब संधि होती है, बेसिकली ट्रीटी होता है संधि, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो वार्तालाप होती है किसी समझौते को लेकर, वो होती है ट्रीटी। तो उस ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ मद्रास। किसके बीच होती है ये, ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच में, क्योंकि उन दोनों की तो लड़ाई थी, उनके बीच में होती है ट्रीटी। तो इस ट्रीटी में क्या बोला गया था कि कभी भी क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी पर कभी भी आक्रमण होगा तो हैदर अली हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत सारे फ्रांस, पुर्तगालिस, डच वो भी तो आए हुए थे। तो इस प्रकार से हैदर अली बोलते हैं यदि कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी पर कोई भी आक्रमण करता है, कोई भी स्टेट या फिर कोई भी यूरोपियंस, तो हम हमेशा हेल्प करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की। वही है, ईस्ट इंडिया कंपनी भी वादा करती है ट्रीटी ऑफ मद्रास में कि कभी भी हैदर अली पे मराठा निजाम या कोई भी स्टेट है आक्रमण करेगा तो हमेशा हम किसकी हेल्प करेंगे, हैदर अली की करेंगे। तो ये ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ मद्रास, जो कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद हुई थी, जो कि इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला। क्योंकि मैं बेसिकली हमें क्या जानना है कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश है मैसूर पर अपना कंट्रोल करते हैं। लेकिन हमने देखने को मिला कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में कुछ नतीजा नहीं निकला। तो इसके बाद होती है सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर कैसे होते हैं ये देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद क्या हुई थी, एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी। तो उसमें क्या बोला गया था कि कभी भी हैदर अली पर या फिर मैसूर पर कभी भी आक्रमण करता है कोई भी स्टेट या कोई भी यूरोपियन, तो हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी हेल्प करेगी, मैसूर की करेगी। लेकिन क्या होता है, जो मराठा की जो आर्मी होते हैं, जो मराठा होते हैं, वो 71 में किस पर आक्रमण करते हैं, मैसूर पर। तो ट्रीटी के मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी को किसकी हेल्प करनी चाहिए थी, मैसूर की। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आती है, तो इसमें क्या है, मैसूर को बुरा लगता है, हैदर अली को बुरा लगता है कि हमारी हेल्प क्यों नहीं करी। तो इसके बाद क्या करते हैं, जो हैदर अली बहुत ज़्यादा सोचे हुए व्यक्ति थे, तो हैदर अली सोचते हैं कि मैं क्या करूं, ईस्ट इंडिया कंपनी तो हमारी मदद नहीं करेगी, मैं क्या किससे हाथ मिला लेता हूं, फ्रांस से हाथ मिला लेता हूं। तो फ्रांस के साथ वो क्या करने लग जाते हैं, ट्रेड करने लग जाते हैं। जैसे गन होती है, लीड होती है, मतलब अलग अलग जो सब्सटेंस होते हैं हथियारों से रिलेटेड, उनका ट्रेड करने लग जाते हैं फ्रांस के साथ। कौन, हैदर अली, क्योंकि उन्हें पता है ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो हमारा साथ ही नहीं दे रही है। तो इसलिए वो फ्रांस के साथ क्या करने लग जाते हैं, ट्रेड करने लग जाते हैं। तो एक पोर्ट होता है, एक पोर्ट का नाम क्या होता है, माई, एक जगह होती है, वहां पर हैदर अली और फ्रांस के बीच में क्या होता है, ट्रेड होता है। जैसे कि कोई भी हथियार हो गए उनको लेकर क्या होता है, माई जो एक पोर्ट है, एक होता है ना बंदरगाह, माई, वहां पर क्या करते हैं, वो ट्रेड करते हैं। समझ आ गया इतना सा, ठीक है, वेरी गुड। तो इसके बाद क्या होता है, ब्रिटिशों को ये देखने को मिलता है कि जो फ्रांस हमारे दुश्मन है उसकी हेल्प कौन कर रहा है, हैदर अली कर रहा है, उनके बीच ट्रेड हो रहा है। तो ब्रिटिशों को उठता गुस्सा और वो क्या करते, जो माई जो पोर्ट था जहां पर ट्रेड हो रहा था वहां पर ब्रिटिश कर देते आक्रमण।
तो हैदर अली को तो गुस्सा आएगा कि हम जो जहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं वहां पर ब्रिटिशों ने आक्रमण क्यों करा। तो इसको लेकर होती है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। क्यों होती है? बेसिकली फर्स्ट तो ये था, जो ट्रीटी ऑफ मद्रास थी वो नहीं मानी गई थी। सेकंड रीजन क्या था? जो माय जो पोर्ट था जहाँ पर ट्रेड हो रहा था फ्रांस और हैदर अली के बीच में, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने आक्रमण कर लिया। तो इसके बाद क्या करते, जो हैदर अली है बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, वो क्या करते हैं, वो मराठा और निजाम के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हम तीनों क्या मिले, एक अलायंस बना ले, हम किसको हरा देंगे, हम तीनों मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा देंगे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, वो क्या करते हैं, मराठा और निजाम को अपनी साइड मिला लेती है। और क्या, फिर हैदर अली को तो गुस्सा आएगा और ज़्यादा। तो हैदर अली क्या करते हैं, जो आर्कोटिक जंग होती है, जो ब्रिटिशों की होती है, ब्रिटिशों ने हड़प रखी होती है बेसिकली, तो वहां पर हैदर अली कर देते आक्रमण। ठीक है, तो इसी बीच में जब वो आक्रमण कर रहे होते हैं तो 1782 का टाइम पीरियड होता है जिसमें हैदर अली की डेथ हो जाती है क्योंकि उनको कैंसर था। ठीक है, तो अब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर तो चल ही रही है, तो हैदर अली की तो डेथ हो गई। लेकिन हैदर अली के जो बेटे होते हैं टीपू सुल्तान, वो क्या करते हैं, सारी बागी डोरी अच्छी तरीके से संभालते हैं। अब वो क्या करते हैं, फ्रांस के साथ उनका हाथ था ही। तो हमने अभी तक क्या देखा है कि हैदर अली मर चुके हैं, लेकिन उनके जो बेटे होते हैं टीपू सुल्तान, वो सारी भागी डोरी संभाल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एक साइड रखो कि इंडिया में वॉर चल रहा है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। लेकिन आप आओगे अमेरिका में, उसी टाइम में क्या चल रहा था, अमेरिका रेवोल्यूशन चल रहा था, जहाँ पर अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड की लड़ाई हो रही थी। तो उस समय क्या होता है, जब इस वॉर में क्या होता है, अमेरिका में लड़ा जा रहा था उस समय में, मैंने बोला इंडिया के वॉर को अलग करो, लेकिन जो अमेरिका में रेवोल्यूशन चला हुआ था फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में, तो उसमें क्या हो जाता है, जो फ्रांस और इंग्लैंड का समझौता हो जाता है, फ्रांस और इंग्लैंड का क्या हो गया, उस वॉर में समझौता हो जाता है। आपको बेसिकली कुछ नहीं जानना, बस आपको जानना है कि उस वॉर में क्या हो जाता है, जो कि अमेरिका में लड़ा जा रहा था, उसमें फ्रांस और जो इंग्लैंड होते हैं उनके बीच में एक ट्रीटी हो जाती है बेसिकली। और वो ट्रीटी क्या होती है, पीसफुली अच्छी तरीके से हो जाती है। तो इंग्लैंड में बैठी जो रानी होती है, वो क्या बोलती है, फ्रांस से उनका अच्छा तरीके से समझौता हो गया, तो फ्रांस में जो रानी बैठी होती है वो क्या बोलती है इंडिया में कि जो लड़ाई चल रही है इंडिया में फ्रांस को लेकर है और टीपू सुल्तान के बीच में, वो लड़ाई यही शांत कर दो, क्योंकि इंग्लैंड के साथ, जो हमारे फ्रांस के साथ अच्छी तरीके से समझौता हो चुका है। तो इस तरीके से जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर है वो भी टल जाती है। और इसके बाद ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में क्या था, जो सारे क्षेत्र है टीपू सुल्तान या हैदर अली ने हड़पे थे, वो सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दो। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी टेरिटरी है, एरिया है, वो जीता था मैसूर से, वो सारा मैसूर को दे दे। तो ये ट्रीटी हो जाती है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो बेसिकली सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं। तो हमने देखने को मिला कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में भी इतना कोई नतीजा नहीं निकलता, लेकिन हमें बेसिकली क्या देखना है कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा कंट्रोल कर लेती है मैसूर पर, ये हमें जानना है। ठीक है, तो इसके बाद होती है थर्ड मैसूर वॉर। तो थर्ड मैसूर वॉर क्यों होती है, क्योंकि जो टीपू सुल्तान है वो क्या देखते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, मुनाफा कमा रही है इंडिया में। तो टीपू सुल्तान को उठता गुस्सा और वो क्या करते हैं, तो त्रावणकोर होता है, त्रावणकोर में जहाँ पर जो काली मिर्ची होती है, काली मिर्ची का ट्रेड कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वहाँ पर जाके आक्रमण कर देते हैं और त्रावणकोर होते हैं उसको अपने अंडर मिला लेते हैं। मैसूर, टीपू सुल्तान मैसूर के अंडर त्रावणकोर को मिला लेते हैं। तो ये होती है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट। कैसे होती है, क्योंकि वो देख रहे ना टीपू सुल्तान की साउथ इंडिया जो मैसूर है, बहुत सारी टेरिटरी कौन जीत रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत रही है। साउथ इंडिया का ज़्यादा पोर्शन किसके हाथ में हो गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो टीपू सुल्तान को उठता है गुस्सा और वो क्या करते हैं, जो त्रावणकोर होता है वहाँ पर जहाँ पर काली मिर्ची का ज़्यादा उत्पादन होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करती है काली मिर्ची का, वहाँ पर जाती है और आक्रमण कर देते हैं टीपू सुल्तान। ठीक है, तो ब्रिटिशों को भी गुस्सा आता है कि त्रावणकोर पर आक्रमण क्यों करा, तो त्रावणकोर पर आक्रमण क्यों करा। तो इसको देखते हुए ब्रिटिश भी किस पर आक्रमण कर देते, मैसूर पर कर देते हैं। ठीक है, तो टीपू सुल्तान क्या कर देते हैं, ब्रिटिश की एक आर्मी होती है उसको हरा देते 1790 में। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, टीपू सुल्तान वॉर जीत रहे हैं। तो जब 1791 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस होते हैं वो क्या बनते, गवर्नर जनरल बनते हैं। तो वो क्या देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस होते हैं वो गवर्नर जनरल बनते हैं जब,
तो वो क्या देखते हैं कि टीपू सुल्तान तो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी जो वॉर है, अपनी जो आर्मी को लेकर अम्बेर, वेल्लूर, बेंगलुरु यहाँ तक आते हैं और श्रीरंगम पट्टनम तक आते हैं अपने मोर्चे को लेकर। लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। कॉर्नवालिस को कौन हरा देते हैं? टीपू सुल्तान हरा देते हैं। लेकिन दोबारा से जो कॉर्नवालिस अपनी आर्मी को दोबारा लेके आते हैं श्रीरंगपट्टनम में, और वो क्या करते हैं, मैसूर को उखाड़ फेंकते हैं। तो पहले जो लॉर्ड कॉर्नवालिस होते हैं वो आते हैं अपनी आर्मी को लेकर, लेकिन वो नहीं हरा पाते टीपू सुल्तान का। लेकिन सेकंड जो बैटल होती है, मतलब जो एक ही वॉर के अंदर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में बहुत बार लड़ाई हो रही है बेसिकली, ठीक है। तो सेकंड में क्या होता है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस अपनी आर्मी को दोबारा लेके आते हैं मराठा और निजाम को मिलाकर, तो वो क्या कर देते हैं, मैसूर को उखाड़ फेंकते हैं। तो इस प्रकार से मैसूर किसके कंट्रोल आ जाता है, किसके कंट्रोल आ जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल आ जाता है। इसके बाद एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम में क्या ट्रीटी होती है, तो बेसिकली मैसूर हार चुका है। तो मैसूर में हारने के बाद टीपू सुल्तान को बोला जाता है कि आपको क्या करना है, 3 करोड़ रुपए, जो 3 करोड़ रुपए क्या किसको देने हैं, हमें देने हैं। 3 करोड़ रुपए हमें देने हैं, जिसमें कि टीपू सुल्तान इतनी हालात में नहीं होता कि वो उसी टाइम 3 करोड़ रुपए दे। तो वो क्या बोलता है कि मैं हाफ, जो 50% है, मैं अब दे दूंगा 3 करोड़ में से, और अब मेरे 2 बच्चों को ले जाओ, 2 लड़कों को ले जाओ, और मैं बाद में क्या इंस्टॉलमेंट में अपने बच्चों को छुड़ा लूंगा। तो ये श्रीरंगपट्टनम में ये ट्रीटी होती है। तो इस तरीके से पहले में तो ये बोला जाता है कि आपको 3 करोड़ रुपए देने, और सेकंड में बोला जाता है जो टेरिटरी है जो जीती गई थी वो सारी क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अंडर ले लेती है, और वो आपस में वो तीनों बांट लेते हैं, ब्रिटिश, निजाम और मराठा, ठीक है। तो ये ट्रीटी में क्या हमें दिखाई दे रहा है कि टीपू सुल्तान बुरी तरीके से थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में हार जाते हैं। तो इसके बाद होती है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। तो आप सोच रहे होंगे, फर्स्ट थर्ड वॉर में जब मैसूर कंप्लीटली हार गया है तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर क्यों होती है। तो 1 मिनट अच्छी तरीके से जानते, फिर आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो टीपू सुल्तान बुरी तरीके से हार चुके हैं, लेकिन वो क्या सोचते हैं, मुझे कुछ अलायंस बनानी पड़ेगी। तो वो अरब, टर्क और अफगान को मिलाते हैं कि आओ हमारे साथ, और हम क्या तीनों मिलेंगे और किसको हरा देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन वो जो फैसला होता है वो टुकरा देते हैं, नहीं। फिर इसके बाद क्या होता है, जो टीपू सुल्तान क्या फ्रांस का वो करता है कि जैकोबिन क्लब होता है फ्रांस का, एक मतलब एक क्लब होता है बेसिकली, तो उसको जुड़ जाता है टीपू सुल्तान की फ्रांस भी क्या करेगा, मुझ में मिल जाएगा और हम सब मिलकर क्या करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और वो टीपू सुल्तान सोचता है कि नेपोलियन है, उसको बुलाता हूँ इंडिया, और नेपोलियन तो बहुत सारे स्टेट जीत रखे हैं, वो क्या करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ भगा देगा यहाँ से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, टीपू सुल्तान की कोई मदद नहीं करता। लेकिन जो वेलेस्ली होते हैं, उस समय के गवर्नर जनरल होते हैं, वो टीपू सुल्तान को बोलते हैं कि आप हमारे साथ सब्सिडेंट्री अलायंस में मिल जाओ। सब्सिडेंट्री क्या अलायंस है, ये आने वाले चैप्टर में हम जानेंगे, लेकिन मैं ब्रीफली आपको यहाँ पर बता दूंगी कि क्या होता है सब्सिडेंट्री अलायंस में। कि मैं आपको क्या दूंगी, आपका सारा कंट्रोल, आपकी जो पूरी टेरिटरी है उसका कंट्रोल किसके हाथ में हो जाएगा, हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में हो जाएगा। और बेसिकली हम क्या देंगे, आपको पेंशन देंगे, कुछ पैसे देंगे, आपकी सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, आप हमें पैसे देना, हम आपकी आर्मी वगैरह कंट्रोल करेंगे। तो इस तरीके से होते हैं सब्सिडेंट्री अलायंस, जो आने वाले चैप्टर में आप जानोगे। तो बेसिकली थोड़ा सा देखो कि जो सारा सब्सिडेंट्री अलायंस में कोई भी स्टेट है, जैसे टीपू सुल्तान साइन कर दे, नहीं करेगा बेसिकली वो, लेकिन टीपू सुल्तान सब्सिडेंट्री अलायंस पे सिग्नेचर कर दे तो वो सारा स्टेट किसका हो जाएगा, ब्रिटिशों का हो जाएगा। और सारा जो राजवाज है वो ब्रिटिश करेंगे, और उसको बदले में क्या देंगे, जो टीपू सुल्तान उसको कुछ पैसे दे देंगे हर महीने, जिससे वो अपना अपना काम चलाता रहेगा। तो ये होता है सब्सिडेंट्री अलायंस। लेकिन टीपू सुल्तान को पता था, यदि मैंने सब्सिडेंट्री अलायंस पे सिग्नेचर कर दिए तो क्या होगा, ये मुझे यहाँ से बुरी तरीके से फेंक के, मतलब पेंसिल भी देंगे और बुरी तरीके से हरा देंगे, ठीक है, भगा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट होते हैं, जिसमें कि जो निज़ाम होते हैं वो किसकी हेल्प करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प करते हैं और मैसूर को हरा देते हैं। तो टीपू सुल्तान होते हैं उसी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में मर जाते हैं श्रीरंगपट्टनम में, और ईस्ट इंडिया कंपनी और निजाम होते हैं पूरा जो किंगडम है उसका पार्ट कर लेते हैं और आपस में बांट लेते हैं। और जो 5 साल का कृष्णा थर्ड मैंने बताया था, उस समय में राजा का तो चल ही रहा है, लेकिन हैदर अली और टीपू सुल्तान पूरे हेड अच्छी तरीके से, लेकिन जो किंग होते उस समय में वो चल रहे नाम मात्र के किंग। तो उस समय जब 5 साल का जो बच्चा होता है कृष्णा थर्ड, वो डायनेस्टी के राजा बनते हैं,
और क्या कर लेते हैं, वो सब्सिडरी एंट्रियलाइज पे सिग्नेचर कर देते हैं और बुरी तरीके से जो मैसूर अब किसके कंट्रोल आ जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल आ जाता है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर था, चैप्टर का सेकंड पार्ट है, वो कंप्लीट हो जाता है। इफ़ यू आर लाइक आवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए या PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।